Hello everyone, welcome to Nikita Soni classes and welcome to the biology session. I hope that you people are doing your preparation very well. अब बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो रही है, बहुत कम टाइम बचा है, आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। अब फिर से आज का जो आपका टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज योर कंपैरेटिव एनाटॉमी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा देखने को मिला कि कंपैरेटिव एनाटॉमी पे एक वीडियो बना दीजिए ताकि हमें क्विकली रिवाइज हो जाए कि हमने इसके अंदर क्या करना है, राइट। एक और टॉपिक मेरे पास आया है, दैट इज योर हेलिकोवर्पा के ऊपर, जो कि आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला है, तो उसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद मुझे आया है ओल्ड सेक्शन का, तो वो भी जो है वो हम कवर करेंगे। तो अभी मेरे पास क्योंकि टॉपिक्स थे, तो मुझे लगा कंपैरेटिव एनाटॉमी से आपका जो फाइलम वाला पार्ट है वो भी क्लैरिफाई हो सकता है अगर हम ज़ूलॉजी की बात करते हैं। तो ज़ूलॉजी के अंदर आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी। अब मैंने यहाँ पर आपके 4 सिस्टम लिए हैं, तो इसको मैं करूंगी पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आपके कंपैरेटिव एनाटॉमी में इंटेग्यूमेंट्री यानी कि स्किन वाला सिस्टम, फिर है आपका स्केलेटल, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी। तो आज का जो आपका सेशन रहने वाला है वो आपके इन 4 मेजर टॉपिक्स के ऊपर रहने वाला है। आई होप कि आपने खुद भी बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। अब पढ़ने के बाद आपको क्या है, एक आइडिया चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर हमें बेसिकली कौन सी चीजें करनी है ना। तो वो टॉपिक्स जो है वो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए, और कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको चीजें कैसे लगी, आपको क्वेश्चन कैसा लगा, आपको और कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको यूजुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जब हम कंपैरेटिव एनाटॉमी करते हैं तब हम बेसिकली फाइलम्स की बात कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से इन सिस्टम्स को देखोगे ना, तो यही सिस्टम्स आप फाइलम में भी पढ़ते हो। आपके सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है जनरल कैरेक्टर्स, हर एक फाइलम के आगे जनरल कैरेक्टर्स है और उसके आगे क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस। तो उससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी हम उस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि कौन से फाइलम के अंदर कौन से आपके जनरल कैरेक्टर्स हैं, तो आप ये वाला सेक्शन डेफिनेटली कर लीजिए। यहाँ से मैक्सिमम चीजें आपकी हो जाती है, क्योंकि जो आपको सवाल आता है वो भी कुछ ऐसा सही आता है। तो मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर आपके कंपैरेटिव एनाटॉमी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो भी मैं इंक्लूड कर दूं, ताकि आपको चीजें इजीली समझ आ जाए। आप किसी को अगर क्विक रिवीजन चाहिए तो वो इस पीडीएफ को भी ले सकता है। पीडीएफ लेने के लिए आपको पता है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहां से आप क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो चले जाएंगे, वहां आपको ज्वाइन करना है। ये सारी पीडीएफ्स आपको इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स अवेलेबल होंगे, राइट। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसे भी आपका सिंप्लीफाई कर दूं। अब उससे भी पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन करना। सो दिस वाज द क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था कि प्राइमरी लिमिटेशन मास सिलेक्शन एज अ क्रॉप इंप्रूवमेंट टेक्निक इज दैट द रिजल्टिंग वैरायटी इज ओपन, क्या होती है वो, हाईली होमोजाइगस है जिसकी वजह से रिड्यूस्ड वीगर है, मतलब कि जनरली जो आपको वीगर मिलता है ना, हाइब्रिड वीगर, वो क्रॉस पॉलिनेशन हेटेरोसिस का पार्ट है आपका। हाईली अनस्टेबल ड्यू टू क्रोमोसोमल ऑल्टरेशंस, genetically heterogeneous and difficult to stabilize because of intermating among the selected plants, unable to be propagated asexually। इसमें से कौन सा जो आपको लगता है कि दैट इज द लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब है कि एक टाइम पर आकर उसे एज अ चैलेंज वो लेना पड़ता है। तो इसमें क्या बनेगा आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मास सिलेक्शन जो है वो यूजुअली यूज्ड इन द क्रॉस पॉलिनेटेड टू मेंटेन द हेटेरोजाइगोसिटी, तो ये आपका इनकरेक्ट है। बी भी इनकरेक्ट है क्योंकि मास सिलेक्शन डज नॉट इंक्लूड द म्यूटेशंस और इंस्टेबिलिटी। थर्ड, मास एक्शन में सुपीरियर इंडिविजुअल्स को हाईलाइट किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है बल्क में, एंड इट इज नाउ अलाउड टू द इंटरमेट नेचुरली। तो बिकॉज ऑफ सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द फिनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइप इसके ऊपर बेस्ड होता है, इसीलिए देयर इज नो जेनेटिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्टेड पॉपुलेशन रिमेन्ड द हिट्रोजीनस इन नेचर। तो ये इसका क्या है, लिमिटेशन है। फोर्थ वन इज योर प्रोपिगेटिंग एबिलिटीज अनरिलेटेड टू द मास सिलेक्शन, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। तो जैसे मैंने कहा था कि लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था आपको आंसर करना है, मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया है। ह्यूज अमाउंट में मुझे जो रिप्लाई मिला है, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वीडियो के नीचे, दैट इज कमेंडेबल। सो इट्स अ क्लैपिंग फॉर एवरीवन जो अपनी प्रेपरेशन के टाइम पीरियड पर इन चीज़ों के आंसर्स कर रहे हैं। सो हेयर इज आपके नेम। तो मैंने आपसे कहा था कि नेम जो है वो मैं डेफिनेटली डिस्प्ले करूंगी जिनके भी आंसर्स करेक्ट होंगे। तो मैक्सिमम क्या, सबने ही आंसर जो है वो इसका ऑलमोस्ट करेक्ट दिया है। तो यहाँ पर जो नेम्स हैं दीज आर द नेम, ठीक है। तो एक बार मैं बोल देती हूँ, दिस इज योर शैलजा एन अंशुमन और इट्स एन सुमन, जो भी है शैलजा, जे शर्मा, रुबीना खान, सुलेखा कुमारी, शीनम चंदेल, कल्पना ठाकुर, शालू, अंजना कश्यप, हितेंद्र, रचना,
अंकिता नेगी, रीना, नीतू वर्मा, अहाना, अंशु चौधरी, परवीन चौधरी, सुमन संधू, सुनील शर्मा, ललिता शर्मा, शीतल राणा, रजनीश, चेतना, आकांक्षा, शिवानी, रचना कौंडल, एंड देयर इज दो रचना, ओके, कुसुम, रघुवंशी, किरणा कुमारी एंड लक्ष्मी सोहल. दीज आर द पीपल. वेल डन गाइज. आप लोगों के जो आंसर थे दैट वर ऑलमोस्ट करेक्ट. तो आपके आंसर जो है वो बिल्कुल सही है. आप मुझे आई थिंक शिवानी ने कहा था कि कंपैरेटिव एनाटॉमी पे डेफिनेटली एक वीडियो बना दीजिएगा ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हमने इसके अंदर क्या करना है. तो शिवानी, ठीक है, ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड, हेयर इट इज द कंपैरेटिव एनाटॉमी. और भी अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है, आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे आपको मेजरली बात करनी है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं. राइट, चलिए. तो आपको क्या करना है, यूट्यूब को ज्वाइन करना है. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी इजीली जो है चीज़ें मिल जाए और इजीली वो रिवाइज हो जाए. और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वाला सेशन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, और इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. अब हम स्टार्ट करें. सो कंपैरेटिव एनाटॉमी का सबसे आसान तरीका क्या है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम. तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम को. वर्टिब्रेट्स का करना है तो ऑब्वियसली हम सिर्फ वर्टिब्रेट्स को करेंगे. इनवर्टिब्रेट्स की बात इसके अंदर नहीं हुई है, तो इसलिए आपका जो सिलेक्टिव एरिया है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाता है, और जहां से हमारे वर्टिब्रेट्स शुरू होते हैं वहीं से हम चीजों को करना शुरू करते हैं. इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन और इसके डेरिवेटिव्स आते हैं. स्किन आपको पता है प्रोटेक्टिव फिजिकल बैरियर की तरह भी काम करता है. तो इंटेग्यूमेंट में क्या क्या आता है, इट इज हैविंग द एपिडर्मिस व्हिच इज एक्टोडर्मल इन नेचर, देन द डर्मिस जिसे मेसोडर्मल कहते हैं. फंक्शंस प्राइमरीली क्या रहते हैं आपके इंटेग्यूमेंट्री के, दैट इज अ प्रोटेक्शन, थर्मोरेगुलेशन, सेंसरी परसेप्शन एंड रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन. इन मेजरली इन टॉपिक्स के लिए, सॉरी, इन फंक्शंस के लिए प्राइमरीली आपका क्या रहता है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी कि स्किन सिस्टम रहता है. अब अगर आप एक एक करके हर एक वर्टिब्रेट को उठाएंगे और उसे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा बहुत ही लेंथी चीज, है ना. 10 दिन भी नहीं है हमारे पास, हमें चीजों को रिवाइज करना है. तो मेरे पास एक आइडिया है, लेट्स डू इट इनटू द चार्ट फॉर्म. ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज जो है वो पसंद आएगी. ठीक है, और ये मैंने खुद बनाया है. ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये आपका क्या है, दीज आर द थिंग्स जो मैंने कोशिश की है कि इसमें मेजर मेजर चीजें जो है वो मैं आपको इंसर्ट करके दे दूं. तो यहाँ पर क्या है आपका, दिस इज योर, सबसे पहले फिशेस से स्टार्ट करते हैं. क्लास है आपकी फिश. फिश के अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस और की डेरिवेटिव्स इसके क्या रहते हैं, राइट. तो यही है ना इंटेग्यूमेंट्री में, डर्मिस, एपिडर्मिस और उसके फंक्शंस, की डेरिवेटिव्स क्या है. इसी में से आपको कहीं ना कहीं से एक आधा क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएगा. तो जैसे कि फिशेस हैं उनके अंदर एपिडर्मिस थिन है, लिविंग सेल्स से बनी होती है, रिच इन म्यूकस ग्लैंड्स, जो कि म्यूकस ग्लैंड्स क्या है, दे बेसिकली सिक्रीट्स अ प्रोटेक्टिव स्लाइमी लेयर, नो कैरेक्टराइजेशन, है ना. कैराटीन इसके अंदर आपको जनरली नहीं मिलता है, एपिडर्मिस के अंदर जनरली नहीं मिलता है. डर्मिस के अंदर इट कंटेन्स द डर्मल स्केल्स. अब स्केल्स कई तरीके के हो सकते हैं, कॉस्मोइड, गेनोइड, प्लेकॉइड, साइक्लॉइड या फिर टिनोइड हो सकते हैं, विच ओरिजिनेट इन द डर्मिस. फिर की डेरिवेटिव्स क्या है, स्केल ग्लैंड्स के, म्यूकस ग्लैंड्स, प्लेकॉइड स्केल्स. प्लेकॉइड स्केल्स आपको किसमें मिलेंगे, कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर जो स्केल्स आपको मिलते हैं दैट इज योर प्लेकॉइड स्केल्स. स्ट्रक्चरली होमोलोगस होते हैं टीथ के, और क्रोमैटोफोर्स यानी कि पिगमेंट सेल्स मेनली इनटू द डर्मिस पार्ट. जनरली आपको ये चीजें यहाँ पर डर्मिस पार्ट के अंदर मिल जाएगी. ठीक है, तो फिशेस के अंदर आपका ये वाला पार्ट रहता है. फिशेस के बाद आते हैं एम्फीबियंस में. यहाँ पर फिर से एपिडर्मिस थिन, मॉइस्ट, हाईली ग्लैंड्यूलर मिलेगी. ठीक है, ग्लैंड सेल्स होंगे, अगर ग्लैंड्स हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सिक्रीट तो जरूर करेंगे. स्ट्रेटम कॉर्नियम, कैराटिनाइज्ड लेयर इसमें प्रेजेंट होती है, इज थिन एंड इट इज एब्सेंट, अलाउज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ओनली. ठीक, अब यहाँ पर डर्मिस है, लूजली अटैच्ड, कंटेन्स द पिगमेंट सेल्स एंड ब्लड वेसल्स भी आ गया है यहाँ पर. पहले यहाँ ब्लड वेसल्स नहीं है, यहाँ पर अब आपके ब्लड वेसल्स आ गए. आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ये जो सेल्स हैं कि किस किस में आपके किस किस तरह के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, किस में आपको कॉस्मोइड मिलेंगे, किस में गेनोइड, किस में प्लेकॉइड, साइक्लॉइड, रेटिनॉइड. तो आप चाहे तो एक झटके में इसे यहाँ पर याद कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट भी आप बना सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं कि कौन कौन से सेल्स आपको कहाँ पर मिलते हैं, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ से आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है. अब यहाँ पर ब्लड वेसल्स ऐड हो गए हैं. अगर की डेरिवेटिव्स यानी कि अगर मैं स्केल्स और ग्लैंड्स की बात करूं, अबंडेंट म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्किन को मॉइस्ट रखते हैं. पॉइजन और ग्लैन्युलर
ग्लैंड्स भी प्रेजेंट मिलेंगे जो डिफेंस का काम करते हैं। नो ट्रू स्केल्स मिलेंगे एक्सेप्ट इन सम आपके किसेशियंस, है ना, या सिजिलियंस बोलते हैं इनको। सिजिलियंस के अंदर आपको ट्रू स्केल्स मिल जाएंगे एक्सेप्ट देम, बाकी के अलावा आपको यहाँ पर स्केल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे आपके एम्फीबियंस के अंदर। फिर आ जाते हैं हम आपके रेप्टाइल्स के ऊपर। इट इज थिक, हाईली केराटिनाइज्ड फॉर टेरेस्ट्रियल सर्वाइवल के लिए। इट प्रिवेंट्स द वाटर लॉस, पीरियोडिकली शेड करते हैं जिसे हम अडाइसिस भी कहते हैं। तो ये स्नेक्स के अंदर भी हमने देखा है, अडाइसिस वहां पे भी आता है। और कहाँ देखा आपने? मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट्स। जब आप मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स पढ़ते हैं वहां पर आपका अडाइसिस इज द मेन पार्ट, जो मोल्टिंग वाला पार्ट और अडाइसिस है ये आपका वहां पर आता है। राइट, रेप्टाइल्स के अंदर डर्मिस वेल डेवलप्ड होती है, ओफन ऑसिफाइड इनटू द बोनी प्लेट्स यानी कि ओस्टियोडर्म्स इन क्रोकोडाइल्स एंड इन सम लिजर्ड्स, सर्विंग एज सेकेंडरी आर्मर की तरह भी ये काम करती है। की डेरिवेटिव्स एपिडर्मल स्केल्स और स्कूट्स इसमें प्रेजेंट मिलते हैं। कैराटिनाइज्ड फोल्ड्स होते हैं, ग्लैंड्स बहुत कम होते हैं जैसे कि फीमोरल ग्लैंड्स आपको सम लिजर्ड्स के अंदर। सो दिस इज योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि लिजर्ड्स के अंदर कौन सा ग्लैंड्स होते हैं? फीमोरल ग्लैंड्स आपके प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो एपिडर्मिस, डर्मिस और की डेरिवेटिव्स कैसे हैं? एपिडर्मिस बर्ड्स के अंदर थिन डेलिकेट एपिडर्मिस प्रोड्यूस हाईली कैराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड इट इज, डर्मिस कैसी है? थिन है। इट कंटेन्स दी स्मूथ मसल्स और इरेक्ट फेदर्स इसके अंदर आपको प्रेजेंट मिलेंगे। यहाँ पर फेदर्स जो हैं दे आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। बीक क्लॉज यहाँ पर प्रेजेंट मिलेंगे। ओनली वन मेजर ग्लैंड जिसे हम कहते हैं यूरोपाइजिल ग्लैंड। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ सकता है। यूरोपाइजिल ग्लैंड जिसे हम प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, वो टेल बेस पे प्रेजेंट होता है और ये ऑयल जो है वो सिक्रीट करता है फॉर वाटर प्रूफिंग। किसके लिए? आपका बर्ड्स के अंदर, एंड इट इज द की डेरिवेटिव। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। ये पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएगी। गिव अ जस्ट अ रीडिंग, एक बार इसे रीडिंग दीजिए, आपको ये आराम से याद हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा जो है चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लास्ट आते हैं आपके मैमल्स। मैमल्स के अंदर एपिडर्मिस थिक है, हाईली ग्लैंडुलर है, पोजेसेस अ वेल डेवलप्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम दैट इज कॉर्निफाइड लेयर। डर्मिस में इट इज द थिकेस्ट लेयर। इट कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स, मसल्स, नर्व्स एंड ग्लैंड्स। ऑब्वियसली यहाँ तक आते आते, मैमल्स तक आते आते चीजें कैसी हो जाती हैं? एडवांस्ड हो जाती हैं। देखो, या तो सवाल आता है वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर से, जैसे कि फिशेज से आ जाएगा आपको, है ना, या तो फिशेज से आ जाएगा या फिर एडवांस्ड यानी कि मैमल्स से। पहला और आखिरी यही इंपॉर्टेंट होते हैं इनके लिए ज्यादातर, पर ऐसा नहीं बीच में से नहीं आ सकता, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। हेयर कैराटिनाइज्ड फिलामेंट्स हैं, नेल्स, क्लॉज, हॉर्न्स, ट्रू हॉर्न्स प्रेजेंट है, हूव्स प्रेजेंट है। न्यूमरस ग्लैंड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मैमल तक आते हैं, दैट इज स्वेट ग्लैंड्स जो कि एक्राइन और एपोक्राइन होते हैं, और सेबेशियस ग्लैंड्स जो कि ऑयल्स के लिए होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं। यहाँ से आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, वन लाइनर की फॉर्म में भी बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इंटेगुमेंट्री सिस्टम इनटू द वर्टिब्रेट्स। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा मुश्किल मैंने किया है, अगर किया है तो मुझे बता देना। वैसे तो ट्राइड माय बेस्ट कि मैं बहुत ही सिंपल कर दूं इसको। स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वर्टिब्रेट स्केलेटन जो होता है वो एंडोस्केलेटन होता है। इसका मतलब इट डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। दिस इज योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि स्केलेटल सिस्टम को कहां से डिराइव किया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मसल अटैचमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो एक्सियल यानी स्कल और वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम इसके अंदर आता है आपका, एंड अपेंडिकुलर यानी लिम्स और गर्डल्स इसके अंदर आते हैं। तो दो पार्ट के अंदर आपका स्केलेटल सिस्टम डिवाइडेड है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर, ये आपका स्केलेटल सिस्टम है। फिर से हमने इसे वर्टिब्रेट्स के अंदर देखना है, हम फिर से इसे चार्ट की फॉर्म में ही देखेंगे। अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, सिर्फ बोन्स की बात कर रहे हैं, एक्सियल और आपका वो, तो मेन स्केलेटन, दिस इज द कंपोनेंट्स है मेन स्केलेटन, स्कल और ये सारी चीजें। फिशेज में कैसा, एम्फीबियन में कैसा, रेप्टाइल में कैसा, बर्ड में कैसा, मैमल्स में कैसा। अब आप यहां से लेकर यहां तक देखेंगे एवोल्यूशन। तो मैंने आपको हर बार कहा है, जब भी आपको बायोलॉजी पढ़नी है एक चीज का खास ध्यान रखना है, दैट इज एवोल्यूशन। आपको देखना है चीजें इवॉल्व कैसे हुई है, चेंज कैसे हुई है। जैसे यहाँ पर मेन स्केलेटन फिशेज के अंदर प्राइमरली फिशेज आपको कैसे मिलेगी? कार्टिलेजिनस इन नेचर, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट थाइज, और बोनी हो सकती है ऑस्टिक थाइज। मेक श्योर कि आप दोनों कार्टिलेजिनस और आपके बोनी फिशेज हैं, इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है वो आप मुझे बताएंगे। आपको कमेंट करके बताना है मेजर डिफरेंस पे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहां से आ सकता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एम्फीबियंस में कैसा हो जाता है? ये ज्यादातर बोनी हो जाएगा। रेप्टाइल्स के अंदर हाईली ऑसिफाइड और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। बर्ड्स के अंदर ये लाइट वेट है, हाईली मॉडिफाइड फ्लाइट के लिए, न्यूमैटिक बोन्स, हॉलो एयरफील्ड, यहां से आपका पहले भी पीवाईक्यू आ चुका है।
और मैमल्स के अंदर इट्स हाईली ऑसिफाइड। तो ये क्या हुआ, इसका एवोल्यूशन हो गया। फिर स्कल की बात करते हैं। स्कल कैसा है? स्कल अगर हम बात करते हैं फिशेस की, तो उसमें सिंपल न्यूमरस बोन्स आपको मिल जाएगी स्कल के अंदर, और स्कल जो है वो हायोस्टाइलिक और एम्फिस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन उसके अंदर मिल सकती है। ऑपक्यूलम बोनी फिशेस के अंदर ही आपको मिलेगा, ये भी आपका पीवाईक्यू है। फिर एम्फीबियंस के अंदर कैसा हो जाता है हमारा स्कल? स्कल हो जाता है प्लेटी बेसिक, यानी फ्लैट बेस आ जाएगा। नंबर ऑफ बोन्स, यहाँ पर न्यूमरस बोन्स थी, यहाँ पर रिडक्शन इन नंबर ऑफ बोन्स हो जाएगा, बोन्स जो है वो कम होने लगी। अब ये कैसा बन गया? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल बन गया, यानी एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल आपको यहाँ पर मिलेगा। रेप्टाइल्स के अंदर आते आते हाईली वेरिएबल हो गया, डायप्सिड और एनाप्सिड बोन्स, मतलब बेस्ड ऑन द टेम्पोरल फेनेस्ट्रे, एंड इट इज आल्सो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल इसमें मिलेगा। बर्ड्स के अंदर भी मोनो रहा, लार्ज ऑर्बिट्स, बीक लैक्स दी टीथ। अब ना एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे मैं लास्ट बता देती हूँ एक बार। मैमल्स के अंदर इट्स कॉन्डाइलिक स्कल, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स मिलेंगे, साइनेप्सिड टाइप, मतलब मॉडिफाइड फॉर्म है, हिट्रोडॉन डेंटेशन यानी कि हिट्रोडॉन आपको मिलेंगे। अब जरा इस वाले फीचर को ध्यान, अभी ऑन द स्पॉट आपको चीजें याद हो जाएगी। अगर मैं स्केलेटल सिस्टम की बात करूं फिश से लेकर वर्टिब्रेट्स तक, तो फिशेस के अंदर न्यूमरस बोन्स थी, ठीक है, तो मतलब ये आपका पॉलीकॉन्डाइल्स बन गया। लेकिन यहां तक आते आते ये फ्यू रह गया, और यहां आकर मोनो रह गया, और सिंपल यहाँ कॉन्डाइल बन गया। तो मोनो आपको दोनों में मिल जाएगा, है ना, एक में रिड्यूस एक में मोनो, दोनों में मोनो चल रहा है, और यहाँ पर ये कॉन्डाइलिक स्कल है, यहाँ पर 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं, यहाँ पर आपका मोनोकॉन्डाइल, यहाँ पर एक ही ऑसिपिटल है, यहाँ आकर आपके 2 ऑसिपिटल हो जाते हैं। अगर आप इसे बहुत गौर से देखेंगे तो आपको ये चीजें विद इन मिनट्स याद हो जाएंगी। आई एम डैम श्योर कि इतना मैंने तो इसको बना ही दिया है। अब देखो, ये हुआ स्कल, स्कल की बात हो गई आपकी। अब आते हैं वर्टिब्रेट्स की, या वर्टिब्रे कैसे होते हैं। फिशेस के अंदर एम्फिसिलस यानी कि बाइकॉन्केव सिंपल है, लिटिल रीजनल डिफरेंशिएशन इसमें होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन आपको वर्टिब्रे के अंदर नहीं मिलेगी इनटू द फिशेस। लेकिन जैसे हम एम्फीबियंस पे पहुंचते हैं, इट्स प्रोसीलस। मैंने ये वर्ड पता क्यों यूज किया है? क्योंकि ये ग्रेजुएशन के वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आप देखोगे ग्रेजुएशन लेवल पर है, और सिंपली आपसे ये चीजें पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कैसी आपकी कैसा स्केलेटन कैसा वर्टिब्रेट हो सकता है। एम्फीबियंस के अंदर वर्टिब्रे एंटीरियर कॉन्केव पोस्टीरियर कॉन्वेक्स, उसे हम प्रोसीलस कहते हैं, राइट। और एम्फीसीलस, एम्फी का मतलब भी बोथ होता है, दोनों तरीके से, मतलब कि क्लियर सर्विकल ट्रंक एंड दी सेक्रल रीजन्स आपको मिल जाएंगे एम्फीबियंस के अंदर। एम्फीबियंस बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। रेप्टाइल्स में ये आपके प्रोसीलस है मोस्टली। एक्सटेंसिव डिफरेंशिएशन किसमें मिलेगी? सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सेक्रल, कॉर्डल। अब देखो क्या हो रहा है, वर्टिब्रे आपके डिफरेंशिएट हो रहे हैं, यहाँ सिंपल थे, लिटिल डिफरेंशिएशन थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, यहाँ थोड़ी सी और, यहाँ थोड़ी और ज्यादा हो गई, दैट इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। बर्ड्स के अंदर थोरेसिक वर्टिब्रे ओपन फ्यूज्ड, राइट, दे आर प्रोवाइडिंग द रिजिड सपोर्ट फॉर फ्लाइट, एंड सिन सेक्रम फ्यूजन ऑफ द पोस्टीरियर ट्रंक, सेक्रल एंड कॉर्डल को बोलते हैं। सेक्रम, ये वाला जो सिन सेक्रम है, इस पे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि किसे कहते हैं। एंड दिस इज पाइगोस्टाइल, यानी कि फ्यूज्ड कॉर्डल वर्टिब्रे को पाइगोस्टाइल कहते हैं। दिस इज आल्सो द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, देख लीजिएगा इसको एक बार, है ना। मैमल्स के अंदर एसीलस यानी फ्लैट एंड्स होते हैं, हाईली डिफरेंशिएटेड है, 7 सर्विकल वर्टिब्रेट्स है, ऑलमोस्ट ऑल द स्पीशीज, थोरेसिक, लुम्बर, सेक्रल एंड कॉर्डल। तो ये तो यहीं से शुरू हो गए थे और यहाँ आकर आपके मैमल्स पे खत्म हो गए थे। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पहला कौन सा ऐसा फाइलम है जिसके अंदर ऐसी चीजें हुई है कि वर्टिब्रे आपके हाईली डिफरेंशिएट हो गए, और अगर ह्यूमन में आया, मैमल्स के अंदर आता, तो वो आपका कैसे डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। गर्डल्स और लिम्ब्स कैसे होते हैं स्केलेटल सिस्टम में? अगर हम बात करते हैं यहाँ से फिशेस से शुरू हो रहा है ना, तो इट्स पेक्टोरल पेल्विक गर्डल्स है, रूडिमेंटरी है, या तो फिर वो एब्सेंट ही होंगे, दे आर बेसिकली सपोर्टिंग द फिन्स। फिर यहाँ आते हैं एम्फीबियंस के ऊपर, पेक्टोरल गर्डल रिड्यूस्ड हो जाएंगे, पेल्विक गर्डल अटैच्ड टू सिंगल सेक्रल वर्टिब्रा, 4 लिम्ब्ड टेट्रापॉड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। फिर आते हैं आपके यहाँ पर नेक्स्ट वाले में, दैट इज नेक्स्ट हमने क्या लिखा है यहाँ पर, रेप्टाइल्स। ओके, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। तो यहाँ रेप्टाइल्स के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग गर्डल्स है, लिम्ब्स अडैप्टेड फॉर क्रॉलिंग एंड वॉकिंग। फिर आते हैं यहाँ पर आपके बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर आपके पेक्टोरल गर्डल इंक्लूड्स द लार्ज कील कैरेना ऑन द स्टर्नम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। और फर्क्यूला, विशबोन, फ्यूज्ड क्लेविकल्स, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है। देखो मैं साथ साथ आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो भी आपका पेपर में बड़ी सारी हेल्प मिल जाएगी आपको। Then comes the mammals, strong girdles, limbs highly adapted for locomotion. ठीक है, कर्सोरियल, फोसोरियल, आर्बोरियल, एरियल, ये आपके क्या होते हैं, दे आर द पार्ट्स फॉर दी स्केलेटल सिस्टम, बोन्स के आपके पार्ट होते हैं, ठीक, गर्डल्स और लिम्स के अंदर।
फिर आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक शुरू होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसे कहते हैं जहां पर सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है फॉर द इंजेशन एंड इजेशन। लेकिन अगर किसी के पास सेपरेट दो ओपनिंग है, माउथ एंड एनस, फॉर इंजेशन एंड इजेशन, उसे हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अलोंग विद द माउथ टू एलिमेंट्री कैनाल आपकी पूरी जो है वो वेल डेवलप्ड होती है। प्राइमरी फंक्शन रिमेन्स द कंसिस्टेंट, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, और सिस्टम अडेप्ट करता है हेवीली बेस्ड ऑन द डाइट। तो जो डाइट होगी उसके बेस पर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काम करता है। अब जरा डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। ओरल कैविटी से लेकर एनस तक देखना है। मेजर कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर देखने हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो फिशेस के अंदर ओरल कैविटी की अगर हम बात करते हैं तो फिशेस की जो टंग होती है वो फिक्स्ड होती है, कुछ कुछ छोड़कर बाकी सब में फिक्स ही मिलेगी आपको। टीथ ग्रास्प के लिए होते हैं, चू के लिए नहीं होते। दे आर होमोडोंट इन नेचर, एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट हो सकते हैं। एम्फीबियंस लार्ज मस्कुलर ओपन स्टिकी टंग इनके पास होती है ताकि वो कैप्चर कर सके प्रे को। टीथ स्मॉल या फिर एब्सेंट, नो सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। रेप्टाइल्स में टीथ ऑफन स्पेशलाइज्ड, विनोम फैंग्स ऑन स्नेक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो अगर मैं एग्जामिनर हूं ना और मुझे क्वेश्चन पेपर बनाना है तो यहाँ देखो रेप्टाइल्स के टीथ दो चीजें कवर हो रही है, एक विनोम फैंग्स ऑन स्नेक्स, इन स्नेक्स मॉडिफाइड टीथ, एक तो मेरा पॉइजनस एपरेटिस वाला जो फंडा है वो क्लियर हो जाता है, वो भी वो वाला जो मेरा एम है वो भी पूरा हो रहा है उससे, और यहाँ पर मेरा जो कंपैरेटिव एनाटॉमी वो भी पूरी हो रही है। तो ऑब्वियसली मैं ऐसा टॉपिक चुनूंगी जिससे मेरे 2 या 3 टॉपिक्स क्लियर हो रहे हो। तो ज्यादा चांसेस क्या बनते हैं कि आपको ये पूछ लिया जाएगा, नो सेकेंडरी पैलेट एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल इज प्रेजेंट इनटू द रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स के अंदर जो ओरल कैविटी है वहां पर टीथ की जगह आपको स्पेशलाइज्ड विनोमस फैंग्स मिलेंगे, तो वो ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा सवाल आ जाए तो घबराना नहीं है, वो आपने पढ़ा हुआ है, रिलेट करके चीजों को पढ़िए। बर्ड्स के अंदर बीक और बिल होता है, देयर इज नो टीथ, ठीक है। इश्यूज इसोफेगस ऑफ क्रॉप फॉर द फूड स्टोरेज। मैमल्स के अंदर सेकेंडरी पैलेट प्रेजेंट होता है, सेपरेट फूड्स एंड एयर पैसेजेस। हिट्रोडोंट है, थीकोडोंट है, डायफाइडोंट है, वेल डेवलप्ड सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ देखो देयर वाज नो सलाइवरी ग्लैंड और यहाँ आ गए आप तो आपके पास वेल डेवलप्ड सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसे? एवोल्यूशन। जैसे एनवायरमेंट चेंज होता गया, जैसे जैसे चीजें चेंज होती गई वैसे वैसे आपके जो सिस्टम्स हैं वो भी अपग्रेड होते चले गए, है ना। फिर आते हैं आपके स्टमक। स्टमक अगर फिशेस की बात करें तो सिंपल जे और यू शेप था। आपको साइक्लोस्टोम और कुछ बोनी फिशेस के अंदर ये एब्सेंट मिलेगा। दिस इज योर की फीचर। एम्फीबियंस में सिंपल और सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा। रेप्टाइल्स में आकर सिंपल, और अब क्या होने लग गया, रेप्टाइल में आकर सिंपल नहीं रहा, अब इसमें कंपार्टमेंट्स बनने लगेंगे, ठीक है, जैसे कि क्रोकोडाइल के अंदर। बर्ड्स के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया मेरा सैक, वो आपका कैसे बना, प्रोवेंट्रिक्यूलस यानी ग्लैंडुलर स्टमक, केमिकल डाइजेशन इसके अंदर होती है, एंड गिजर्ड। गिजर्ड का मतलब क्या हुआ, मस्कुलर स्टमक, मैकेनिकल ग्राइंडिंग ओपन विद द ग्रिट एंड स्टोन। तो गिजर्ड्स आपको वहीं पर मिलेंगे जहां पर उसे स्टोन को ग्राइंड करना होगा। तो ये गिजर्ड पे भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है कि गिजर्ड का मेन फंक्शन होता क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैमल्स में स्टमक वाज वेरिएबल, सिंपल कार्निवोरस के अंदर, मल्टी चैम्बर्ड, रूमिनेंट्स 4 चैम्बर्ड, रूमन, रेटिकुलम, ओमासम एंड एबोमासम। तो ये ओमासम और एबोमासम जो है दे आर द पार्ट ऑफ स्टमक और ये आपको मैमल्स के अंदर मिल रहे हैं। दिस इज अगेन द एवोल्यूशन ऑफ द कंपैरेटिव एनाटॉमी। फिर आते हैं स्टमक के बाद इंपॉर्टेंट चीज है इंटेस्टाइन, क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइन बोलते हैं तो 2 ही चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, एक स्टमक और दूसरा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की बात करते हैं, फिशेस के अंदर शॉर्ट विद स्पाइरल वॉल्व प्रेजेंट मिलेगा आपको कॉन्ट्रैक्ट थाइस के अंदर, विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया। देखो देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। अब यहाँ जब आप मैमल्स में पढ़ते हैं तब भी तो आप यही पढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। तो यहाँ पर भी सरफेस एरिया ही इंक्रीज करता है। एम्फीबियंस के अंदर इट इज रिलेटिवली शॉर्ट, टर्मिनेट्स इन अ क्लोका ओपनिंग होती है एम्फीबियंस के अंदर। रेप्टाइल्स के अंदर लेंथ वेरिएबल करेगी, टर्मिनेट्स इन अ क्लोका। तो ये तो सेम रहा आपका एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का। बर्ड्स के अंदर रिलेटिवली स्मॉल, टर्मिनेट्स इन क्लोका। पेयर्ड सीका मिलेंगे आपको जंक्शन पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के फॉर माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। और मैमल्स के अंदर इट्स लॉन्ग एंड हाईली कोइल्ड, प्रेजेंस ऑफ एन अपेंडिक्स एंड अ क्लियर सेपरेशन इनटू द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। नो क्लोका सेपरेशन इज देयर, जेनाइटल ओपनिंग देयर शुड बी देयर। एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, देखो लीवर पैनक्रियाज, लीवर पैनक्रियाज, लीवर पैनक्रियाज, लीवर पैनक्रियाज, लीवर पैनक्रियाज, तो ये तो सब में ही काम कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आ रही है। दिस इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो बहुत इजी है, बस कंपेयर ही तो करना है, नाम ही कंपैरेटिव एनाटॉमी है, कंपेयर ही तो करना है, वही तो कर रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम,
ये जो रेस्पिरेशन डिफरेंट और डिफर्स ड्रास्टिकली इन एक्वाटिक वर्सेस द टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक का मतलब है जो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड पे रहते हैं। तो ऑब्वियसली दोनों में सांस लेने में प्रॉब्लम, तो वो प्रोसेस तो अलग हुआ, एक पानी से ऑक्सीजन ले रहा है, एक आपका एनवायरमेंट से ले रहा है। रिफ्लेक्टिंग द शिफ्ट फ्रॉम वाटर ब्रीदिंग टू द एयर ब्रीदिंग, ये जो मैं आपसे कह रही हूँ, पानी से ऑक्सीजन लेना और हवा से ऑक्सीजन लेना, मतलब आसपास अपने एटमोस्फेयर से, दोनों में फर्क होता है। और दोनों के ऑक्सीजन टेकिंग में आपको डेफिनेटली क्या मिलेगा, अलग अलग चीजें मिलेंगी। जैसे कि फिशेस के अंदर प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स, फेरिंजियल स्लिट्स बियरिंग द गिल लेमिला। मैकेनिज्म क्या है, काउंटर करंट एक्सचेंज है, वाटर से आपको ऑक्सीजन मिलती है। की फीचर, कार्टिलेजिनस फिशेस जो होते हैं दैट इज कॉल्ड इलास्मो ब्रांचेस विद 5 to 7 नेकेड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। बोनी फिशेस को हम बोलते हैं टीलियोस्ट, दे हैव अ सिंगल ओपर्क्यूलम प्रोटेक्टिंग द गिल्स। सम यूजेस द एक्सेसरी ऑर्गन्स लाइक एयर ब्लैडर एंड द लंग्स। एम्फीबियंस की बात करते हैं, यहाँ गिल्स है, यहाँ पर भी गिल्स है। एक्सटर्नल इन लार्वा, इंटरनल इन सम एडल्ट्स। स्किन क्यूटेनियस हो सकती है, सिंपल लंग्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मैकेनिज्म की बात करें कि गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, यहाँ काउंटर करंट, यहाँ पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, फोर्स एयर इनटू द लंग्स यूजिंग द बक्कल पंप। और इसके अंदर की फीचर क्या है इसका, skin respiration is crucial, it should be, body should be moist, lungs are simple or small sac like with limited surface area, no diaphragm, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा किसके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर। फिर जैसे हम ऊपर आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फाइलम्स की तरफ, तो वहां पर रेप्टाइल फाइलम आता है। रेप्टाइल्स के अंदर लंग्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू द एम्फीबियंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हाईली एडवांस एज कंपेयर टू द एम्फीबियंस। मैकेनिज्म क्या है, एस्पायरेशन, दैट इज दे ड्रॉ एयर इनटू द लंग्स यूजिंग द बॉडी वॉल एंड रिब केज। इसे कहते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक वर्ड में आपको क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होगा। की फीचर, लंग्स आर सेप्टेट, मतलब कि वॉल, सेप्टा का मतलब ही क्या होता है आपका, वॉल्स क्रिएशन, राइट, क्रिएटिंग दी इंटरनल चैम्बर्स, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। क्रोकोडाइल्स जो होते हैं दे हैव अ डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम हेपेटिक पिस्टन कहते हैं। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। फिर आते हैं बर्ड्स के ऊपर, फिर से लंग्स एंड सिस्टम ऑफ एयर सेक्स, यूजुअली आपको 9 मिलेंगी यहाँ पर। दे फ्लो थ्रू द रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन जो हो रही है वो कॉन्टिन्यूस है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है ऑक्सीजनेटेड एयर अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेसेस, दैट इज पैरा ब्रोंकाई। हाईली एफिशिएंट, स्मॉल डेंस नॉन एक्सपेंडेबल लंग्स होते हैं आपके बर्ड्स के पास। नो डायफ्राम, डबल रेस्पिरेशन, 2 साइकिल्स नीडेड फॉर द 1 वॉल्यूम ऑफ द एयर टू पास थ्रू इट। फिर आता है आपका लास्ट, दैट इज कॉल्ड एज मैमल्स। लंग्स, हाईली वास्कुलराइज्ड एल्वोलाई इसमें प्रेजेंट होते हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज। एस्पायरेशन, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग है, ड्रिवन बाय द डायफ्राम, यूनिक टू द मैमल्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। ये आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। lungs are highly subdivided into millions of alveoli, maximum surface area इनके पास होता है, most efficient among all the vertebrates, air moves bidirectionally, that is tidal flow से कहते हैं। so ये tidal flow पढ़ते हैं ना, tidal volume, वो यहाँ से है, that is into the mammals के अंदर। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई होगी। एक बार बस रीडिंग देनी है और कुछ नहीं करना है। और जब भी आप कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ते हैं, मेक श्योर कि आपके दिमाग में एक चीज हमेशा घूमनी चाहिए, दैट इज एवोल्यूशन। अगर एवोल्यूशन घूमे, 1 घंटे का काम भी नहीं है इनको करना। इसके बाद अगर आपके पास फुल फ्लेज्ड नोट्स है तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई बुराई नहीं है उसको पढ़ने में। लेकिन अब जैसे टाइम बहुत कम है तो आप इन चीजों को भी रिवाइज कर सकते हैं, साथ में एमसीक्यूज कर लीजिए। तो पहला एमसीक्यू है यहाँ पर आपका, अब जरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर कि कैसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि जो आपके डर्मल स्केल्स हैं, ठीक है, डर्मल स्केल्स फाउंड इन योर कॉन्ट्रैक्टाइल्स कार्टिलेजिनस फिशेस दैट आर होमोलोगस टू वर्टिब्रेट टीथ आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसे, डर्मल स्केल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल्स के अंदर मिलते हैं, मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर आपको मिलेंगे, दे आर होमोलोगस टू द वर्टिब्रेट टीथ। उन्हें वो कौन से स्केल्स होते हैं, साइक्लॉइड, टिनॉइड, कॉस्मॉइड या प्लेकॉइड। तो मैंने आपसे कहा था कि स्केल्स जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड किसी भी एक स्केल पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इनटू योर 2025 एग्जाम। मेरा तो 2025 भी, ठीक है, 2025 के अंदर आपको मिल जाएगा। हाँ जी, ए बी सी डी, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, प्लेकॉइड स्केल्स। दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शार्क्स एंड रेज, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द टीथ विद अ डर्मल बेस, डेंटाइन लेयर एंड द आउटर लेयर ऑफ एनिमल लाइक विट्रोडेंटाइन। तो ये बिल्कुल आपके सिमिलर होते हैं। अब आपको मुझे बताना है कि इसके अलावा जो स्केल्स बच गए तीनों, इसके कमेंट करके बताना है आपको मुझे, क्योंकि फिर वो ऑन द स्पॉट ही हो जाएगा, है ना। सो दिस इज योर होमवर्क। आपको बताना है साइक्लॉइड स्केल्स कहाँ होते हैं, टिनॉइड कहाँ होते हैं, कॉस्मॉइड। प्लेकॉइड तो मैंने आपको बता ही दिया किसके अंदर है ना। नेक्स्ट इज
The single most prominent gland present at the base of the tail in birds is the sweat gland, sebaceous, uropygial या फिर mammary gland. A, B, C, D. Which of the following is the true option? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यूरोपाइगल. अभी मैंने आपको बताया था दैट इज कॉल्ड स्प्रीन ग्लैंड्स. They secrete oil that birds spread out there over the feathers using their beak, providing waterproofing and their maintenance. Next question. The skin of which vertebrate group is primarily adapted for cutaneous respiration and lacks a thick keratinized layer? Lacks लिखा है इसके अंदर. Reptiles, mammals, amphibians या फिर bony fish? A, B, C, D. Which of the following is the correct one? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एम्फीबियंस. ठीक है, दे सेन मॉइस्ट और हाईली वास्कुलराइज्ड होती है, गैशियस एक्सचेंज होता है, स्पेशली दे आर ड्यूरिंग द हाइबरनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूनिक इंटेगुमेंट्री डेरिवेटिव ऑफ मैमल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलेशन एंड सेंसरी फंक्शन इज फेदर, ओस्टोडर्म, हेयर या फिर एपिडर्मल स्कूट्स? A, B, C या फिर D. Which of the following is the correct one? A, B, C, D. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, हेयर. है ना, तो ये एक्सक्लूसिवली इनटू द मैमल्स. इन विच वर्टिब्रे क्लास आर द डर्मल डेरिवेटिव्स, जिन्हें हम ओस्टियोडर्म्स कहते हैं, अ कॉमन फीचर ऑफ द इंटेग्यूमेंट? वो एक कॉमन फीचर है इंटेग्यूमेंट का. एव्स, रेप्टाइल्स और रेप्टिलिया, बोनी फिशेस या फिर एम्फीबियंस? A, B, C, D. Which of the following is the correct one? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रेप्टिलिया. ऑस्टोडर्म्स बोनी प्लेट्स होते हैं जो डेवलप होती है डर्मिस के अंदर. दे आर फाउंड बीनीथ द एपिडर्मल स्केल्स इन रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल्स एंड कुछ लिजर्ड्स के अंदर भी. मैं फिर से आपसे एक चीज कह रही हूँ, एक्सप्लेनेशन से भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है, इसे ध्यान रखिएगा. ये बार बार मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, कई बार आ जाता है, तो एक्सप्लेनेशन को छोड़ना नहीं है. The vertebral type characteristic of most fishes where the centrum is concave at both the anterior and posterior end, उसे क्या कहते हैं? प्रोसिलस, ओफिस्टोसिलस, एम्फिसिलस या एसिलस? चाहे तो आप इनकी टर्मिनोलॉजी की टर्म्स भी क्लियर कर सकते, करके जाना. टर्म क्लियर कर रही हूँ साथ में एग्जाम्पल कि किसके अंदर होता है ये, हर एक का एग्जाम्पल कर लीजिएगा. ये बनेगा आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, एम्फिसिलस. The presence of syncytium and a pygostyle in the axial skeleton is a unique adaptation for flight observed in which vertebrate class? Reptiles, mammals, amphibians, birds? A, B, C, D. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बर्ड्स. तो ये बर्ड्स के अंदर मिलेगा एंड दिस इज हाईली द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. Next, the characteristic feature of a mammalian skull that separates it from the reptilian or avian skull is the presence of. This is the most expected question for 2025 TGT. ये आपको पेपर में पूछ सकते हैं. Characteristic feature of a mammalian skull that separate it from the reptilian or avian. क्या फर्क है दोनों के बीच में? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, फोरामेन या फिर आपका डाइकॉन्डाइलिक या फिर प्लेटिबेसिक? A, B, C, D. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डाइकॉन्डाइलिक स्कल. ये क्या करता है? ये आपके दोनों को, मैमल्स को, उनको सेपरेट करता है. The jaw suspension mechanism where the hyomandibular bone is involved in supporting the jaw, typically the most modern sharks, is called as. क्या बोलते हैं उसे? ऑटोस्टाइलिक, होलोस्टाइलिक, एम्फिस्टाइलिक, हायोस्टाइलिक? A, B, C, D. The jaw सस्पेंशन. आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन पढ़ो और आराम से उसका आंसर कर सकते हो. इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज हायोस्टाइलिक, है ना. So this is into the sharks. The constant number of cervical vertebrae, usually 7, is a defining feature of which vertebrate group? किसका डिफाइनिंग फीचर है कि 7 वर्टिब्रे वहां पर आपको प्रेजेंट मिलेंगे, वो भी सर्वाइकल? एव्स, रेप्टिलियन, रेप्टिलिया, मैमेलिया या फिर एम्फीबिया? A, B, C या फिर D? Which of the following is the correct one? Answer is option number C, mammalia, है ना. इनमें मिलते हैं 7 cervical. Which structure in the digestive tract of cartilaginous fishes greatly increases the surface area for nutrient absorption?
किसके अंदर पूछा है इसने? कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर पूछा है। गिजर्ड, पाइलोरेक्सिका, स्पाइरल वॉल्व या फिर क्लोका। ABCD क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पाइरल वॉल्व। ये आपको यहाँ पर मिलेगा। The two distinct parts of a bird's stomach responsible for glandular digestion and mechanical grinding. This is again the most expected question for 2025 TGT. ये आपको पूछ सकते हैं। Rumen reticulum, proventriculus gizzard, crop, esophagus, small intestine and cecus. ABCD कौन सा बनेगा? बर्ड स्टमक्स के अंदर डिस्टिंक्ट पार्ट्स बताइए। एक रिस्पॉन्सिबल है ग्लैंडुलर डाइजेशन के लिए और दूसरा मैकेनिकल ग्राइंडिंग के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोवेंट्रिकुलस एंड गिजर्ड। ठीक है, तो ये आपका ग्राइंडिंग के लिए होता है। इन विच वर्टिब्रे क्लास आर दी ट्रू सलाइवरी ग्लैंड्स जनरली एब्सेंट, लीडिंग टू लिमिटेड और नो केमिकल डाइजेशन इन दी ओरल कैविटी। मतलब आपको वहां पर ट्रू सलाइवरी ग्लैंड नहीं मिलेंगे। मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश। ABCD विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फिश। A complex four-chambered stomach specialized for the foregut microbial fermentation is a characteristic of carnivorous mammals, ruminant, insectivores, herbivores। ये मैंने अभी पीछे आपको सारे कैरेक्टर्स कराए हैं, उसमें से भी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे आपको। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रूमिनेंट मैमल्स, जिनके पास स्टमक डिवाइडेड होता है आपका रूमन, रेटिकुलम, ओमासम एंड एबोमासम के अंदर टू प्रोसेस थ्रू दी टफ सेलुलोज थ्रू माइक्रोबियल आपका एक्शन, जिसे हम फोरगट फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। अगेन द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। The absence of a bony secondary palate is a feature common to all the following groups except किसको छोड़कर? Fishes, amphibians, reptiles, वो भी नॉन आपके crocodilians and the mammals। A, B, C या फिर D? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, mammals। The most efficient respiratory system characterized by a unidirectional flow of air। बाहर नहीं है, यूनिडायरेक्शनल है। And the use of parabronchi is found in। की फीचर समझ आ रहा है ना आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे फाइंड आउट करने हैं? तो ये मेंशन होते हैं आपको, की फीचर्स हमेशा दिए होते हैं ताकि आप वहां से उस फाइलम को इजीली फाइंड आउट कर सके। रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स और एम्फीबियंस। ABCD इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बर्ड्स। ठीक है, तो बर्ड्स में आपका ये दो चीजें आपको मिलेंगी, डबल रेस्पिरेशन। गैस एक्सचेंज अक्रॉस द स्किन यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज अ वाइटल सप्लीमेंट्री रेस्पिरेटरी मेथड इन इट्स इनटू द रेप्टाइल्स, बोनी फिशेस, एम्फीबियंस और मैमल्स। A, B, C या फिर D किसके अंदर मिलेगा आपको? गैसियस एक्सचेंज अक्रॉस द स्किन इज अ वाइटल फंक्शन और वाइटल सप्लीमेंट्री रेस्पिरेटरी सिस्टम और मेथड, इट्स इनटू द एम्फीबियंस। The unique muscular structure that creates negative pressure to draw air into the lungs and is only found in mammals is the, क्या है वो? इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम, हेपेटिक पिस्टन या फिर बक्कल पंप। ABCD सारी चीजें पड़ी हुई है, फेमिलियर सा लगेगा आपको। ठीक है, सारे ऑप्शंस एक जैसे लगता है, कई बार कंफ्यूजन भी हो जाती है। एक और बार रीडिंग दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डायफ्राम। The respiratory system of a bony fish achieves high efficiency through the mechanism called as, क्या हम बोलते हैं उसे? किसके अंदर? बोनी फिश के अंदर मैकेनिज्म। टाइडल फ्लो, पॉजिटिव प्रेशर, काउंटर या फिर सेप्टेट लंग्स। ABCD क्या बनेगा करेक्ट आंसर? And the correct answer is option number C, that is counter current exchange। In reptiles, the process of drawing air into the lungs, जिसे एस्पिरेशन कहते हैं, is achieved primarily by, क्योंकि सारी चीजें ना मैंने आपको यहाँ फ्लो चार्ट के थ्रू बताई हुई है, तो तीन ऑप्शन क्यों नहीं है वो आपको समझ आ रहे होंगे। और जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 10 to 20% आपको चीजें क्लियर यही हो जाएंगी। बाकी जब आप एक और बार रीडिंग देंगे तब और चीजें आपकी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, buccal pumping, hepatic piston in all the reptiles, movement of the ribs and body wall, diffusion across the skin। ABCD क्या होगा? और रेप्टाइल्स पूछा है आपसे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड द बॉडी वॉल। द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दैट इज कैरेटनाइज्ड एंड प्राइमरली डिराइव्ड, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत टिपिकल हो सकते हैं, फ्रॉम द एपिडर्मिस इन बोथ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स इज, क्या है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट? कोलाजन, मेलानिन, केराटिन, डेंटाइन। ABCD
दी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो कि केराटिनाइज्ड है और प्राइमरी डिराइव हुआ है एपिडर्मिस से, रेप्टाइल्स के अंदर भी और मैमल्स के अंदर भी। वो कौन सा स्ट्रक्चर है? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कैराटीन। ठीक है, तो वो आपका एपिडर्मिस से ही निकला है। इन दी एवोल्यूशनरी ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल लाइफ, मतलब जब पानी से वो धरती पर आए, विच चेंज इन द स्केलेटल सिस्टम वाज क्रूशियल फॉर सपोर्टिंग बॉडी वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑन लैंड? तो क्या था वो क्रूशियल पार्ट जो आपको यहाँ पर लगा हो? Development of dermal armor, loss of the pectoral girdle, increased diffusion of vertebrae and stronger limb girdles, shift from bony to cartilaginous skeletal. A, B, C, D. इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज्ड फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रे एंड स्ट्रॉन्ग लिम्बर गर्डल्स जो होंगे वो आपके सी इज द करेक्ट आंसर। The function of the proventriculus in the avian digestive system is analogous to which structure in the mammalian digestive system? किसके, एक तरफ mammalian का सिस्टम है, एक तरफ avians का है। एव्स और मैमल्स के बीच में प्रोवेंट्रिकुलस, एवियन के अंदर हो गया प्रोवेंट्रिकुलस, इसका जो फंक्शन होता है मैमल्स के अंदर कौन से स्ट्रक्चर का फंक्शन होता है? ईसोफेगस का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ट्रू स्टमक का या गिजर्ड का? ए बी सी डी, मैमल्स के अंदर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रू स्टमक। Which of the following adaptations for endothermy and higher metabolic demands is not a characteristic of the mammalian respiratory system? Comparison, comparative anatomy है, तो comparative anatomy में ये expect मत कीजिएगा कि आपको सिर्फ एक ही फाइलम से सवाल पूछेंगे। कंपैरेटिव अनाटॉमी का मतलब ही कंपैरिजन है, मतलब वो दो फाइलम्स को कंपेयर करके ही सवाल डालेगा आपको, ये तो मान के चलिए, ये तो होगा ही होगा। ठीक, presence of alveoli for gaseous exchange, presence of a muscular diaphragm, a bidirectional tidal airflow या unidirectional continuous airflow across the respiratory surface. A, B, C, D. Don't expect कि comparative anatomy से सिंपल आएगा, हमेशा दो चीजों को कंपेयर ही किया जाता है। आंसर इज डी, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है इसके अंदर, मैमेलियन के अंदर कॉन्टिन्यूस एयर फ्लो अक्रॉस दी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। होमोडोंट एंड पॉलीफायोडोंट, teeth that are all similar and continuously replaced is a typical for which of the group? Ruminant mammals, carnivorous, reptiles या फिर primates? A, B, C या फिर D? This is your homework question. ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, यानी कि कमेंट करके इसका आंसर आपको मुझे बताना है। अगर ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप कि आज आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी पार्ट 1 समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जिन्होंने कमेंट किया था कि कंपैरेटिव एनाटॉमी करवा दो, ये लीजिए आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी हो गया। ठीक, अब पुराना सिलेबस भी उठाएंगे, पुराना सिलेबस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कोशिश कीजिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से कर लीजिए। विद इन 1 or 2 days आई एम गोना टॉक अबाउट दी ओल्ड सिलेबस एज वेल, दैट इज योर ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी। वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पेपर वहीं से आना है मैक्सिमम, वही रहना है ह्यूमन, वही रहना है प्लांट, तो वो तो वैसे भी वहीं से आने वाली चीज़ है। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो नए नए टॉपिक आते हैं हम पैनिक हो जाते हैं। देखो, अगर आपने जनरल कैरेक्टर्स हर एक फाइलम के किए हैं तो वही आपके कंपैरेटिव एनाटॉमी में भी आते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी की तो आपके जनरल कैरेक्टर्स भी हो जाएंगे। दोनों चीज़ें करते हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंपैरेटिव एनाटॉमी में यूजुअली बात की जाती है कंपैरिजन की, जैसे मान लो स्केलेटल सिस्टम है तो दो फाइलम्स का स्केलेटल सिस्टम कंपेयर होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंपेयर होगा, तो हमेशा 2 या 3 फाइलम्स को भी लिया जा सकता है। तो ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ से क्वेश्चन सिंपल आएगा, आएगा तो दोनों को कंपेयर करके। इसलिए मैंने जो आपके फ्लो चार्ट्स बनाए हैं और जो फॉर्म्स में आपके टेबल्स बनाए हैं वो इसीलिए बनाए ताकि उसमें मेन चीज़ें आ जाए। अगर आपको उसमें किसी टर्म में प्रॉब्लम आती है तो आप फटाफट से उसको अपने नोट्स में देखो कि इसका मतलब क्या था यहाँ पर। ठीक है, तो वहां से आपको चीजें जो है वो जल्दी समझ आ जाएंगी। राइट, तो आई होप कि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, आपको सेशन समझ आया होगा। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, आप चाहे तो वहां पर लिख सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का कंपैरेटिव पार्ट 1, कल हम करेंगे पार्ट 2। राइट, और फिर उसके लिए तैयार रहना है आपने। और टेस्ट सीरीज जो है, आपने अगर टेस्ट कहीं से भी आप सॉल्व करें उन्हें ध्यान से कीजिए, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व करते प्रॉब्लम आती है तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखिए। ठीक है, अगर कोई हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। और इट इज ऑल्सो गिवन ऑन द स्क्रीन, दैट इज 8295859658। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।